मैं हूँ आपकी नटखट नेहा और मैं आई हूँ आपको कहानियाँ सुनाने। जल्दी से जान लेते हैं आगे क्या हुआ है। विराज और जिया भी लंच करने के लिए बैठ गए थे। विराज अपना खाना खाते हुए कहता है, रिप्ती तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आई? वो थोड़ा सा हैरान थी क्योंकि कभी भी विराज ने उससे बात नहीं की थी। शायद सालों बीत गए थे। उसने उससे आज बात की, वो भी इतने प्यार से। वो काफ़ी खुश महसूस कर रही थी। उसके दिल में अजीब सी भावना भर गई। उसने सोचा कि विराज पहले कितना अच्छा था, लेकिन अपने पिता के जाने के बाद वो एक पत्थर दिल इंसान बन गया और घर वालों से दूर होता गया। वो थोड़ी सी हैरान थी। तृप्ति को विराज से कोई नफरत नहीं थी, कोई गुस्सा नहीं था, बस वो खुद ही सबसे दूर रहती थी। उसके माता पिता ही जो ऐसे थे। वो एक नज़र विराज को देखकर फिर जिया की तरफ देखते हुए कहती है, जो बहुत ध्यान से अपने खाने को देख रही थी और अलग अलग तरह के मुंह बना रही थी। वो किसी छोटे बच्चे की तरह थी जो नई चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है या फिर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। पता नहीं क्यों, पर जिया की स्माइल देखकर, उसकी हरकतें देखकर रिया को, दीप्ति को अच्छा लग रहा था। लेकिन वो बिना भाव के कहती है, मेरी रेस्टोरेंट में एक मीटिंग थी तो मैं नहीं आ पा रही थी। मैंने बड़ी माँ को फ़ोन करके बता दिया था। वो जिया को देखते हुए कहती है, मैंने सुना है तुम्हें इंडियन वैरायटी बहुत पसंद है। आई मीन इंडियन फूड। तुम मेरे रेस्टोरेंट में आना, तुम्हें वहाँ की हर चीज़ अच्छी लगेगी। तुम्हें हर वैरायटी का फूड वहाँ पर मिल जाएगा। जिया को क्या चाहिए, जैसे प्यासे को पानी। वो उछलते हुए कहती है, सच्ची में वहाँ पर डोसा मिलता है क्या? मैंने कितने दिनों से नहीं खाया। उसकी ये हरकतें देखकर सब लोग मुस्कुरा देते हैं। वो फिर से कहती है, वहाँ पर वो तीखी वाली पानी पूरी, आलू टिक्की सब कुछ मिलता है आपके वहाँ पर? वो अपनी उंगलियों पर फूड आइटम्स को गिन रही थी। सब लोग उसे देखकर स्माइल करते हैं। सरिता जी कहती हैं, तुम्हें जो भी खाना है तुम घर के शेफ़ से कह देना, वो बना दिया करेगा। तुम्हें बस ऑर्डर देने की बात है। अब तो जिया और भी ज़्यादा खुश हो गई थी। वो सरिता जी से कहती है, मुझे माँ कढ़ी चावल खाने हैं, आप मेरे लिए बनवा देना, और साथ में गोभी की सब्ज़ी, वो मेरी फेवरेट है। कि तभी रिप्सी कहती है मुस्कुराते हुए, हाँ मेरे रेस्टोरेंट में सब मिलता है और तुम इनवाइटेड हो। मैं ना तुम्हें एक पास दे दूँगी। तुम जब चाहे आकर जो मर्ज़ी खा सकती हो। बस मुझे आने से पहले एक बार कॉल कर लिया करना। रिप्सी को इतने प्यार से जिया से बात करते देख सरिता जी और विराज जी को बहुत अच्छा लग रहा था। रिप्सी खुलकर जिया से बात कर रही थी, लेकिन रिप्सी के माता पिता जलकर पागल हो रहे थे। रिप्सी कभी किसी से इतने प्यार से बात करती नहीं है। वो काफ़ी गुस्से भरी लड़की है। उसके चेहरे पर हमेशा नाराज़गी रहती है, लेकिन जिया के लिए तो वो बहुत मीठी बन रही थी। शायद वो जिया की हरकतों को पसंद कर रही थी। खाना खाने के बाद सब लोग उठ गए थे और अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। जिया विराज को बाहर शॉपिंग के लिए निकलना था, तो रिप्सी पूरी रात काम करके आई थी। रेस्टोरेंट में उसकी बहुत बड़ी पार्टी थी, इसलिए वो सोने चली जाती है। सरिता जी हॉल में बैठी एक फ़ाइल देख रही थी। विराज की चाची उनके पास आकर कहती है, भाभी आप विराज को थोड़ा संभाल लें, वरना आपके हाथ से निकल जाएगा। आपको नहीं लगता एक बार में ही उस लड़की को शॉपिंग पर ले गया? आज सुबह ही तो उसे ब्याह कर लेकर आया है। वैसे इतनी क्या शॉपिंग की जल्दी है? इतनी बार पर शॉपिंग जाने से पहले तो वो आपसे एक बार पूछ ही सकता था। क्या उसकी बीवी उसके लिए इतनी महत्व रखती है कि वो माँ को भूल ही गया? कांता जी सरिता जी को भड़काने का काम कर रही थी। सरिता जी बहुत ही सुलझी हुई और समझदार औरत हैं। वो ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लिया करती हैं। वो जानती थी कि कांता उन्हें भड़का रही है, क्योंकि उनके पति और वो हमेशा उनके बच्चों को पसंद नहीं करते और उनके खिलाफ़ करने की कोशिश करते हैं। उनके पास कोई तरीका नहीं था इस बात को साबित करने का, इसलिए वो खामोश रहती हैं। वो मुस्कुराते हुए कहती हैं, कांता ऐसी कोई बात नहीं है। उन दोनों ने मुझसे पूछा था जाने से पहले, और आज शाम को शादी है और मुझे वहाँ भी जाना है, और इतनी थकावट मैं झेल नहीं पाऊँगी। अब मेरी उम्र हो गई है। वैसे भी उन दोनों की नई नई शादी हुई है। क्या मेरी उम्र है बच्चों के बीच कबाब में हड्डी बनने की? और फिर वो फाइल देखने लगती हैं। कांता फिर से कहती है, मुझे लगता है आपको विराज को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकना चाहिए। कितनी बदनामी होगी ना हमारी। सोचो, पहले ही दिन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनाउंसमेंट कर दी। आज ही तो उसकी शादी हुई है और दूसरे दिन ही परिवार में पैसों की बात हो रही है। पैसों के लिए झगड़ा हो रहा है। ये सब कुछ जानबूझकर कर रही थी वो, ताकि सरिता जी को काफ़ी इमोशनली ब्लैकमेल कर सकें, क्योंकि सरिता जी इमोशनली बहुत ही वीक थी। वो बहुत इमोशनल इंसान थी और परिवार और इज़्ज़त उनके लिए बहुत मायने रखता था। उनके इस तरह करने से भी सरिता जी पर कोई असर होगा नहीं।
उनके लिए इज़्ज़त और घर भले ही मायने रखता हो, लेकिन उनके बच्चे भी मायने रखते हैं। शायद उन्हीं इसी बात का फ़ायदा आज तक कांता उठाती आ रही थी। सरिता जी ने कुछ भी नहीं कहा। वो मुस्कुराई और सोफ़े से उठकर अपने कमरे की तरफ चली गई, क्योंकि जो कुछ विराज कर रहा था वो सोच कर रहा था और इस बार वो खुश थी। उनका बेटा अपने बिज़नेस के लिए स्टैंड ले रहा था। ये सब कुछ उनके पिता ने बनाया था और उनके पिता ने ये कंपनी अपने हाथों से बनाई थी अपने बच्चों के लिए। अगर विराज इस चीज़ को संभालता है तो सरिता जी को खुशी होगी। लेकिन जाते वक्त सरिता जी थोड़ा मुस्कुराते हुए कहती हैं, कांता, मुझे लगता है तुम्हें और तुम्हारे पति को खुश होना चाहिए। कल को विराज सब कुछ संभाल लेगा। तुम लोगों के लिए अच्छा है। तुम और तुम्हारे पति को अब वक्त मिलेगा। बिजनेस की सारी जिम्मेदारियां विराज पर आ जाएंगी। तुम लोग कहीं घूम कर क्यों नहीं आते? कांता के चेहरे पर गुस्सा भर आया था। सरिता जी ने जानबूझकर ये टॉन्ट मारी थी। ये घर उनका था, लेकिन कांता हमेशा अपने घर की तरह हक जताया करती थी। सरिता जी तो अपने कमरे में जा चुकी थी। उनके मन में कुछ और चल रहा था, जो अभी वो बता नहीं पा रही थी। वहीं विराज और जिया शॉपिंग के लिए निकल चुके थे। विराज खुद ड्राइव कर रहा था। वह ड्राइवर साथ लेकर नहीं गया था। जिया के साथ टाइम बिताना था शायद उसे। जिया भी उसकी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी, जिसका ध्यान गाड़ी के बाहर चीज़ों पर था। तभी जिया को दूर पानी पूरी का एक ठेला दिखाई दे देता है। वो उसे देखकर मुंह में पानी आ जाता है उसके। तो वो अपने होठों पर जीभ फहराते हुए विराज को कहती है, गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोकिए। विराज को पहले कुछ समझ नहीं आया कि जिया क्या कह रही है। उसने गाड़ी साइड पर लगाई और जिया की तरफ देखते हुए कहा, क्या हुआ है? यहाँ कोई शॉपिंग की दुकान नहीं है। जिया ने मासूम सी शक्ल बनाकर कहा, वहाँ देखिए पानी पूरी, मुझे वो खानी है, चलिए ना खाते हैं। विराज ने ठेले की तरफ देखा और कहा, बिल्कुल नहीं, ऐसी जगह पर तुम्हें खाना नहीं। कितना अजीब है वो। उसे भाई को देखो, शक्ल देखो उसकी। तुम्हें कहीं और ले चलता हूँ जहाँ पर साफ सफाई हो। जिया ध्यान से उस ठेले को देखते हुए कहती है, लेकिन हमें तो कुछ भी अजीब नहीं लग रहा। देखो तो कितने सारे लोग खा रहे हैं। विराज प्यार से उसके हाथ को होल्ड करते हुए कहता है, तुम अच्छी हो ना, तो मैं तुम्हें अच्छी सी जगह से ये सब खिला दूंगा। तुम्हें जहाँ से खानी होगी मैं खिलाऊंगा, पर वहाँ से नहीं। वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि विराज को घबराहट सी होने लगी थी देख कर ही। अगर हम ऐसे खड़े रहें तो शॉपिंग के लिए लेट हो जाएंगे और फिर शुभ की शादी के लिए भी। क्या तुम्हें अपने भाई की शादी में नहीं जाना? जिया उदास होते हुए कहती है, पर ठीक है, पर बाद में खिला देना, मुकर मत जाइयो। हुए उसके गाल थोड़े से फूले हुए थे। वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। उसने अपने चेहरे पर पाउट किया हुआ था। उसके अंगूठे उसके गालों को सहला रहे थे। ये देखकर विराज को हंसी आ जाती है। जिया की हरकतें। वो सोचता था अगर ये लड़की समझदार होगी तो क्या होगा। अभी तो फिलहाल ये किसी बच्चे की तरह प्रिटेंड कर रही थी, पर सच में वो मासूम थी। वो दिखावा नहीं कर रही थी। उसकी हरकतें बिल्कुल वैसी ही थी। ये पाउट करना, क्यूट सी हरकतें करना, ये सब कुछ तो जिया की फेवरेट चीज़ थी। वो बस मुस्कुरा कर रह गया। उसने मन में सोचा, जिया ने अपनी पिछली ज़िंदगी में कितना कुछ बर्दाश्त किया था, किस हद तक बर्दाश्त किया था। शायद आप लोग सोच भी नहीं सकते थे कि उसने अपनी मौत को खुद ही बुलावा दे दिया था। उसकी हरकतें देखकर तो विराज का मन था कि वो उसे किस करे, पर नहीं, अभी नहीं। अभी वो खुद को रोक कर रखेगा। ये जिया के साथ गलत होगा। गाड़ी फिर से आगे की ओर बढ़ गई, एक मॉल की तरफ। काफ़ी देर चलने के बाद वो मॉल के पास आकर रुकते हैं। इतने बड़े मॉल को देखकर जिया ने अच्छे से मुंह बनाया और कहा, हम यहाँ से शॉपिंग नहीं करेंगे। मुझे तो लोकल मार्केट से शॉपिंग करनी है। मैं तो वहीं से करती हूँ। जिया बहुत ही साधारण से परिवार से है। वो किसी लग्जरी चीज़ को अफोर्ड नहीं करती। कर भी ले तो वो लेती ही नहीं, क्योंकि उसे अपने माँ पापा की हमेशा चिंता सताती थी। वो नॉर्मल सी चीज़ों में ही खुश हो जाया करती थी। वो लोकल मार्केट से शॉपिंग करती थी। उसे ये दिखावा आता ही नहीं था और ये शोरूम वगैरह में जाना उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। पर विराज के लिए ये सब कुछ आम था, क्योंकि वो एक आम परिवार से नहीं था, वो बहुत ही अमीर घर से था। विराज उसके गालों को पिंच करते हुए कहता है, हम यहाँ से तुम्हारे लिए अच्छे कपड़े ले सकते हैं। तुम्हें जो भी चाहिए मिल जाएगा और ये ज़्यादा महंगा नहीं है। मुझे साहिल की मॉम ने इसका ड्रेस भेजा है। यहाँ से तुम्हें जो चाहिए वो ले सकती हो और सस्ते और महंगे नहीं है कुछ भी। राज ने रिसर्च किया था। उसे पता था जिया महंगी चीज़ें लेगी ही नहीं, इसलिए उसने ये सब कुछ पहले से ही प्लान किया था। पिछली ज़िंदगी की बात करें तो वो कैसे कपड़े पहनती थी, बहुत ही सिंपल और साधारण से। विराज को अच्छे से पता था। वो हमेशा उस पर नज़र रखता था। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर जो फ़ोटोज़ होती थी वो उन्हें देखता था और उसे सुकून मिलता था। और जिया की सादगी हमेशा वैसी की वैसी थी। वो कभी बदलाव महसूस नहीं करती थी।
लेकिन जिया मानने को तैयार ही नहीं थी। वो मॉल में जाने को तैयार नहीं थी और अब विराज कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए उससे पूछता है कि उसे किस मार्केट में जाना है। जिया को ज़्यादा तो नहीं पता था, लेकिन यहाँ की एक फ़ेमस मार्केट थी जहाँ वो 2-3 बार जा चुकी थी। उसने बताया कि वो शुभ भैया के साथ वहीं जाती थी, तो वहाँ से वो कपड़े ले सकती है। पहले तो विराज को थोड़ी सी जलन हो रही थी, लेकिन फिर वो मान गया। उसने हंसते हुए कहा, वहाँ पर शॉपिंग 10 या 20 हज़ार में हो जाती है। मैं तो वहीं जाऊँगी। अगर ज़्यादा लगे तो बता देना, मैं थोड़े और कपड़े कम ले लूँगी। उसकी मासूम सी बातें सुन विराज को हंसी आ गई। इसे पता भी है 10 या 20 हज़ार उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। ये लड़की सच में उसके लिए बहुत ज़्यादा अनमोल थी, पर अभी जिया को कुछ भी कहना बेकार था, क्योंकि वो समझेगी नहीं। इस वक्त वो लोग वहाँ जाने के लिए निकल चुके थे जहाँ जिया जाना चाहती थी। बस विराज मन में सोच रहा था, जो घड़ी उसने पहनी थी वो पता नहीं कितने लाखों की होगी, लेकिन उसकी पत्नी तो उसे 10 या 20 हज़ार खर्चने को कह रही थी। उसने उसे टोका भी नहीं। उसके मन में ख्याल था कि उसके पास तो कैश ही नहीं है। मॉल जाता तो उसका कार्ड चल जाता, लेकिन अब क्या होगा भाई, वो तो कभी लोकल मार्केट गया नहीं है। गाड़ी फिर से स्टार्ट हो चुकी थी, लेकिन उसने साहिल को मैसेज किया था कि अपने पास आते वक्त कैश ले आना। साहिल घर पे सोफे पर आराम से लेटा हुआ था और स्नैक्स खा रहा था और साथ में टीवी देख रहा था। पास ही उसकी माँ बैठी हुई थी और वो गुस्से से कह रही थी, तूने घर की क्या हालत करके रखी है, पूरे घर की हालत ख़राब है। साहिल के फ़ोन की रिंग से साहिल का ध्यान फ़ोन पर जाता है। वो अपने फ़ोन को घूर-घूर कर देख रहा था। असल में वो अपने फ़ोन के लिए कुछ ज़्यादा ही पॉसेसिव है। फ़ोन पर मैसेज देखकर उसने मुँह बनाकर कहा, लो भई आ गया इसका मैसेज। वो अपनी भरी हुई स्नैक्स की प्लेट को वहाँ रख देता है। साहिल की मॉम चप्पल से उसे डराते हुए कहती है, तू अब मेरे मुँह हाथों से पिटने वाला है। ये क्या हरकत है, कम से कम खा लिया कर, देख कैसा मोटा हो गया है। साहिल अपने बालों को ठीक करते हुए कहता है, मॉम विराज पागल हो गया है, मुझसे कैश मांग रहा है। वो खुद इतना अमीर है तो मुझसे पैसों को क्यों मांग रहा है। उसके पास समुंदर है और मेरे पास कुआं। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि समुंदर कुएं से आके कहे कि यार मुझे थोड़ा सा पानी दे दे। उसकी बकवास सुनकर उसकी माँ उस पर और भी ज़्यादा गुस्सा करते हुए कहती है, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, तुम कैसी कैसी हरकतें करते हो। पहले उससे पूछो, क्या पता उसने कैश ना रखा हो इसीलिए मांग रहा। कि तभी साहिल फिर से कहता है, कहीं भाभी ने उसका सब कुछ बेच तो नहीं दिया ना, वो सड़क पर तो नहीं आ गया होगा। वो मुझसे 50,000 मांग रहा है। मुझे सच में हैरानी है, और वो कह रहा है कि वो किसी लोकल मार्केट में है, वहाँ का एड्रेस भेजा है। साहिल की मामू से डांटते हुए कहती है, बेवकूफ़ लड़के, शायद जिया को लोकल मार्केट लेकर गया होगा। वहाँ पर कैश चलता है, गोल्डन कार्ड नहीं जो वो लेकर घूमता है। साहिल कंफ्यूज होकर कहता है, पर उसका तो खुद का मॉल है भाई, उसे लोकल मार्केट जाकर शॉपिंग करने की क्या ज़रूरत है। साहिल की मॉम कहती हैं, मुझे नहीं पता, उसकी वाइफ काफ़ी सिंपल है और बहुत ही साधारण कपड़े पहनती है। सरिता बता रही थी सादगी पसंद लड़की है, शायद महंगी चीज़ें उसे पसंद नहीं आई होंगी। जा मेरे पर्स से ले ले, कैश पड़ा होगा, और ले जा। मेरी तरफ से बहू को अच्छे से शॉपिंग करा देना, और विराज से पैसे लेने की ज़रूरत नहीं है। साहिल ने मुंह बनाते हुए कहा, उसके लिए 50,000 एक बूंद जितना है। समुंदर में अगर कुएं में से एक बाल्टी निकाल लेगा ना तो कुएं की हालत ख़राब होगी, और समुंदर से अगर 10 बाल्टी भी निकाल लोगे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। और आपको लगता है मुझे पैसे वापस करेगा वो? मैं ले लूँगा, बिल्कुल नहीं। मेरे लिए वो बहुत अच्छे से काम आ जाएगा, मैं उससे बहुत कुछ निकलवा लूँगा। साहिल के मन में बहुत सारे प्लान चल रहे थे। वो खुशी से उछलता हुआ वहाँ से अपनी कार लेकर लोकल मार्केट की तरफ चल गया। वैसे वो भी कभी लोकल मार्केट गया नहीं था। अमीर लोगों के अमीर चोचले भाई। जिया और विराज जब मार्केट पहुँचे तो गाड़ी पार्क करने के लिए उन्हें जगह नहीं मिल रही थी। डेफिनेटली इतनी छोटी मार्केट में इतनी भीड़ भरी होती है। पहले तो वहाँ गाड़ी जाती ही नहीं, जो विराज गलती से ले आया था। लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे। विराज को अजीब लग रहा था। वो कभी लोकल मार्केट नहीं आया। उसकी ज़िंदगी का ये पहला एक्सपीरियंस था। उसे पता ही नहीं था कि क्या करना है। ये सब कुछ पहली बार हो रहा था। उसे अजीब सी भावना भी आ रही थी। वो जिया की तरफ देख रहा था, जो बहुत ही एक्साइटेड थी मार्केट के अंदर जाने के लिए। विराज ने वहीं दूर पार्क कर दी अपनी कार, क्योंकि पार्किंग तो थी ही नहीं, और वहाँ से वो लोग पैदल जाने लगते हैं। हर कोई उनकी कार की तरफ देख रहा था। भाई देखता क्यों नहीं, लड़का लैम्बोर्गिनी लेकर फिर रहा था उस छोटी सी मार्केट में। उसे कहाँ पता था कि लोकल मार्केट आना है। जिया को इन सब चीज़ों का पता नहीं है, उसे फ़र्क पड़ता ही नहीं है। वो तो अपने में ही खुश रहती है।
जिया इन सब चीज़ों से अनजान अपनी खुशी में इधर उधर घूम रही थी। उसे पता ही नहीं था कि जिस गाड़ी से वो निकली थी वो कितनी महंगी थी। विराज की हर चीज़ बहुत ही ज़्यादा महंगी होती है और विराज उसकी खुशी को ध्यान से देख रहा था। वो उसकी स्माइल को ऑब्जर्व कर रहा था। वो एक छोटी सी मार्केट को देखकर इतना खुश थी। ऐसा नहीं था कि उसमें बचपना था, वो समझदार भी थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाया करती थी चीज़ों को लेकर। साहिल काफ़ी बार विराज के साथ घूमने फिरने निकला है, पर इस तरह की जगह वो कभी आए नहीं थे। छोटे होते आए हों तो पता नहीं। उन दोनों के चेहरों पर एक मुस्कान थी, बचपन जैसे वापस आ गया हो। वो अपने पिता के साथ यहाँ घूमने आया करती थी, बहुत ही खुश हो रही थी। विराज को अपने दिल में बहुत ही ज़्यादा सुकून सा महसूस हुआ, खुली हवा में सांस लेना। अभी उसका ध्यान तो बस जिया की तरफ था, जो खुशी से मार्केट देख रही थी, शॉप्स में लगा सामान देख रही थी। विराज उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो अंदर चलते हैं और किस दुकान पर जाना है तुम्हें मुझे बता देना। वो दोनों चलना शुरू कर देते हैं। वहाँ की सबसे अच्छी शॉप दिखाई देती है उन्हें। वहाँ पर बहुत सारे कपड़े थे। जिया विराज के साथ उसी दुकान के अंदर चली जाती है। दुकान वाला तो बस विराज को देखे जा रहा था। भाई इतना हैंडसम बंदा आया था। विराज का लुक ही बड़ा अजीब था। वो अलग ही लग रहा था उस दुकान में सबसे ज़्यादा। विराज जिया का हाथ पकड़े हुए खड़ा था। दुकान वाला भाई कहता है, क्या दिखाऊं मैडम जी, क्या क्या लेना है आपको, कैसे कपड़े देखेंगी, महंगे चलेंगे या सस्ते। जिया अपना सिर हिलाते हुए कहती है और ध्यान से कपड़ों को देखने लगती है। अच्छे से दिखा दो। वहाँ की जो लड़कियाँ थी वो जिया के पास आकर उसे कपड़े दिखाने लगती हैं और बार बार विराज को देख रही थी, जो अपने फ़ोन में बिजी था। जिया ने काफ़ी सारे कपड़े देख लिए थे। दुकान वाला बिल बनाते हुए कहता है, 18,000 हो गए। जिया थोड़ा सा गुस्सा करते हुए कहती है, भाई साहब 18,000 कैसे हो गए, थोड़े से कम तो कर लो, इतने से तो कपड़े लिए हैं मैंने, इतने पैसे कैसे बना दिए आपने। दुकान वाला सोच रहा था ये छोटी सी लड़की और मोल भाव कर रही थी। उसे लग रहा था ये लोग काफ़ी अमीर हैं तो उनके लिए इतने पैसे मायने नहीं रखेंगे, लेकिन जिया, वो तो ठहरी अपनी माँ की तरह मोल भाव करने वाली। विराज फिर से जिया की तरफ देखता है और वो ध्यान से बस उसे देख रहा था कि वो कुछ पैसों से बचाने के लिए दुकान वाले से बहस कर रही थी। तभी दुकान में एक लड़का आता है। ये साहिल था, जो भागता हुआ आ रहा था, क्योंकि विराज ने उसे मैसेज किया था कि 15 मिनट में नहीं आया ना तो अपनी शक्ल कभी दिखाइयो ना। विराज को देखकर वो गुस्सा करते हुए कहता है, एक तो यहाँ पार्किंग नहीं मिलती, दौड़ दौड़ कर आया हूँ, देख मेरे सांस फूल गए, और तू मैसेज करके मुझे हार्ट अटैक दे दे किसी दिन। वो पैसे विराज को देते हुए कहता है, हो गई शॉपिंग तुम दोनों की। जिया को भी हेलो करता है। जिया बस स्माइल कर देती है, क्योंकि वो अभी अच्छे से साहिल को जानती ही नहीं थी और वो वैसी नहीं थी कि वो घुल मिल एक ही मिनट में घुल मिल जाएगी। विराज उन पैसों को लेकर कहता है, मैं बाकी के पैसे तेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वहाँ पर जो बैग्स थे उसने लिए और सारे बैग साहिल को पकड़ाते हुए कहा, जाते वक्त घर ले जाइयो और माँ को पकड़ा देना, जिया को और भी शॉपिंग करनी है। साहिल बेचारा अपने हाथों में इतने सारे बैग देखकर सोचता है, क्या मैं कूली बन गया हूँ, मुझे वैसी फीलिंग क्यों आ रही है। उसने सोचा शादी इसने की है और नौकर मुझे बना दिया। वो उन दोनों को बाय कहकर वहाँ से भाग गया था। इससे पहले साहिल से और काम कराया जाए, इसीलिए वो भाग जाएगा। उसने सोचा विराज उसे अपना पीए बना लेगा। जिया काफ़ी सारी शॉपिंग कर चुकी थी। जो उसे लेना था, उसने घर पहनने के कुछ कपड़े लिए थे जो बहुत ही नॉर्मल से रेट पर उसे मिल गए थे। विराज ने उसे कुछ भी नहीं कहा था, लेकिन जिया को बहुत और भी चीज़ें लेनी थी जो विराज को कह नहीं पा रही थी। उसका बार बार ध्यान एक दुकान पर जाकर रुक जाया करता। वो कैसे कहे कि उसे क्या लेना है, उसे अजीब लग रहा था। विराज के सामने ये सब कैसे लेगी, लेकिन विराज की आंखें उसी पर थी और वो पीछा करता है उसकी नज़र की ओर कि वो कहाँ देख रही है। वो महसूस कर उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो धीरे से उसके कान के पास आकर कहता है, मैं तुम्हें अच्छी जगह से ये सब लेकर दे सकता हूँ। यहाँ तुम्हें बहुत ही लोकल मिलेगा। अगर तुम्हें यहाँ से अच्छा मिल रहा है तो तुम यहाँ से भी ले सकती हो। तुम्हें लोकल मार्केट से ये सब लेने की वैसे ज़रूरत तो नहीं है। जिया का दिल ज़ोरों से धड़कने लगता है। उसे शर्म आ रही थी। उसने सोचा ये कितना बेशर्म है। उसने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि ये कहने की उसे अपनी पर्सनल चीज़ें लेनी हैं। वो बस शर्माए जा रही थी। उसने सोचा ये कितना बेशर्म है, ये उसका मजाक कैसे उड़ा सकता है। इसलिए थोड़ा नाटक करते हुए कहती हैं, घर चलें, वैसे भी शाम हो गई है, भाई की शादी के लिए तैयार भी होना है। विराज को हंसी आ गई।
वो रुकने वाला नहीं था। क्योंकि वो जानता था जिया को उन कपड़ों की ज़रूरत पड़ेगी। भले ही उनका रिश्ता अभी गहरा ना हो, पर वो उसका पति है, उसकी हर ज़रूरत का ध्यान तो रखेगा ही ना। वो जानता था कि जिया को ये सब चीज़ें चाहिए होंगी, क्योंकि वो अपने घर से भी कुछ लेकर नहीं आई थी। वो जिया का हाथ पकड़कर उसी शॉप के अंदर ले जाता है जो वो बार बार देख रही थी। जिया को बहुत ही अनकंफर्टेबल लग रहा था, क्योंकि वो दुकान सारे ऐसे कपड़ों से भरी हुई थी। वहाँ पर कॉस्मेटिक से लेकर पर्सनल चीज़ें आराम से मिल जाती। एक लड़की जिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आपको क्या चाहिए मैडम? जिया विराज की तरफ देखकर नर्वस हो रही थी, जो आराम से उसे देख रहा था। इसीलिए विराज थोड़ा सा दूर हो जाता है और मोबाइल में देखने लगता है, ताकि जिया आराम से अपनी शॉपिंग कर सके और थोड़ा कंफर्टेबल हो सके। जिया धीरे से लड़की को बताती है कि उसे अपनी पर्सनल एक्सेसरीज़ लेनी है, और उससे लड़की साइज़ पूछती है तो जिया धीरे से उसे बता देती है। वैसे उसे थोड़ा एम्बैरेसमेंट हो रहा था, क्योंकि विराज थोड़ा दूर ही खड़ा था। अपनी तरफ ना देखता पाकर उसने साइज़ बताया था, लेकिन जिया की बात सुन ली थी कानों ने विराज के। विराज के कान ज़्यादा ही तेज़ हैं लगता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। ये लड़की सच में पागल है। ये सब उससे क्यों छुपा रही है? वो लड़की जिया को कपड़े दिखाने लगती है। जिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसने ये सब कभी पहले किया ही नहीं था। उसकी माँ हमेशा उसके साथ होती थी और उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। उसे आदत नहीं थी इन सब चीज़ों को अकेले खरीदने की। उसे पता ही नहीं था कि क्या करे। ऊपर से विराज जो बिल्कुल उसके सिर के पास खड़ा है। वो शर्म से मरना चाहती थी। चेहरा उससे उठाया नहीं जा रहा था। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत किया, और फिर कहा कि मुझे क्या क्या चाहिए। अब अगर वो शर्माई जाएगी तो फिर वो कैसे अपना सामान ले पाएगी। धीरे धीरे करके उसने जो ज़रूरत की चीज़ें थी वो ले ली थी। विराज का ध्यान वहाँ लगी चीज़ों पर था। तभी उसका ध्यान एक रेड कलर की नाइटी पर जाता है, जो काफ़ी अट्रैक्टिव सी लग रही थी। आज से पहले विराज ने इन सब चीज़ों का कभी ध्यान नहीं दिया था। उसे ये सारी फीलिंग्स कभी महसूस नहीं हुई थी। लेकिन अब उसकी एक वाइफ थी जो बहुत ही खूबसूरत थी और क्यूट थी। आज नहीं तो कल वो दोनों आगे बढ़ेंगे। एक ना एक दिन ये रिश्ता बहुत आगे बढ़ेगा, और तब शायद ये काम आ जाए। विराज उस नाइटी की तरफ इशारा करते हुए कहता है, उसे भी पैक कर दो। उसने झुककर जिया के कान में धीरे से कहा, रेड नाइटी कैसी रहेगी? अगर और कोई कलर लेना है तो बता दो। जिया काफ़ी शर्मा गई। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, नहीं ठीक है। वो सोचती है, हाय हाय ये कितना बेशर्म है। काश टुल्लू भर पानी हो और वो डूब जाए। वो चुपचाप से अपना सामान देखने का नाटक करने लगी, क्योंकि विराज की हरकतें बहुत ही बुरी थी। विराज की नज़र तभी वहाँ पड़े एक सैनिटरी पैड पर जाती है, और वो बड़ा सा पैकेट उठाकर जिया से कहता है, तुम कौन सा ब्रांड यूज़ करती हो? मुझे लगता है ये बेहतर होगा। जिया का ध्यान जब उस तरफ गया तो उसे गुस्सा सा आ गया। विराज को कैसे पता कि कौन सा ब्रांड बढ़िया है? वो दुकान वाली लड़की भी क्या सोचेगी? पर उन सब के लिए तो ये नॉर्मल था, क्योंकि हस्बैंड वाइफ के बीच कौन सी चीज़ पर्सनल होती है। विराज के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। जिया चुप रहती है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि क्या कहना है। उसे अजीब लग रहा था। अच्छा ब्रांड, पर विराज को कैसे पता? लड़की मुस्कुराते हुए कहती है, जी सर, ये काफ़ी अच्छा ब्रांड है। मैम यूज़ करेंगी तो उन्हें अच्छा फील होगा। जिया को तो शर्म से मरने की हालत हो गई थी। वो कुछ कर नहीं पा रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे। विराज उसके बिल्कुल पास खड़ा था। जिया को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसने अपनी ज़रूरत का सामान लिया ताकि वो वहाँ से निकल सके। उसके बाद वो दोनों उस दुकान से निकल गए। जिया के मन में बार बार एक चीज़ घूम रही थी, विराज को ये सब कैसे पता? उसे कैसे पता सैनिटरी पैड का ये ब्रांड बहुत अच्छा है? उन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच कर वो पागल हो रही थी। अब उसे थोड़ी पता था विराज फ्यूचर से आया था, और फ्यूचर में ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी। लोग खुलकर इस बारे में बात करते थे। उसे नहीं पता था कि इन सब चीज़ की ऐड आराम से टीवी पर आया करती थी, और ये सब कुछ बहुत ही नॉर्मल था। पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भी इस बारे में खुलकर बात करते थे। अब जिया को नहीं पता था ना फ्यूचर में कितना कुछ बदलने वाला था। कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें। बीच बीच में मैं कभी कभार अटक रही हूँ। आज मेरा गला थोड़ा सा इरिटेट कर रहा है मुझे। ड्राइनेस महसूस हो रही है वेदर के कारण, इसीलिए दिक्कत आ रही है। मैं कोशिश करूँगी अच्छे से मैं डिस्क्राइब कर पाऊँ स्टोरी को। बाकी देखते हैं, मिलते हैं अगले भाग में। कहानी अच्छी लगी तो कमेंट ज़रूर कर दें।